हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर से संबंधित थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक या दो दो चैप्टर करके एक वीडियो में कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक बार में समझ ना आए तो इस वीडियो को दो बार तीन बार ऐसे करके प्ले कर करके देखें और उसको याद करते चलें, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो इसी में से लगभग मिलते जुलते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस देख लिया, अब क्या आता है डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो यह आईपी एड्रेस समय के साथ बदलता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस वो स्थिर रहता है, ठीक है। जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तब आपको नया आईपी एड्रेस प्राप्त हो जाता है। यह आईपी एड्रेस डायनेमिक कहलाता है, ठीक है। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस को डीएचसीपी मतलब कि डायनेमिक होस्ट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर के द्वारा किसी भी सिस्टम को दिया जाता है, ठीक है। डायनेमिक होस्ट क्या कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर के द्वारा किसी भी सिस्टम को दिया जाता है। ये क्या है, समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। जब भी क्या होता है इंटरनेट से हम लोग जुड़ते हैं तो नया आईपी एड्रेस हमको मिलता है, ठीक है। तो एसएमटीपी अब क्या है, एसएमटीपी मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल सेंडर के सिस्टम से सर्वर तक मेल भेजने का कार्य करता है। ये क्या करता है, जो है ईमेल को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह प्रोटोकॉल सेंडर के सिस्टम से, जैसे कोई भेजना चाह रहा है तो वहां से जो है वो मेल को कहाँ तक भेजेगा, सर्वर तक भेजेगा, ठीक है। सर्वर तक भेजने का कार्य करता है। उसके आगे का कार्य कौन करेगा, आप देखते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 जिसी को बोलते हैं क्या, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल मेल एक्सेस करने के कार्य में उपयोग होता है। यह मैसेज एक्सेस एजेंट की तरह कार्य करता है। यह सर्वर में आए हुए मेल को यूजर के सिस्टम में लाने का कार्य करता है। अब POP3 क्या करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है, ये जो है पहले क्या हुआ, SMTP सेंडर से उसको सर्वर तक भेजा। अब सर्वर से उसको क्या करना है, जो रिसीवर है, रिसीवर उसके वो क्या बोलते हैं यूजर के सिस्टम में लाने का कार्य करता है। मतलब कि जो रिसीवर है या फिर जो यूजर है सामने, उसके जो है सिस्टम में लाने का कार्य कौन करता है, POP3 करता है। POP3 प्रोटोकॉल मतलब जो ये प्रोटोकॉल है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये ठीक है। तो POP3 क्या है, POP3 ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। POP3 क्या करता है, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है। अब आता है क्या, आई मैप प्रोटोकॉल। तो आई मैप प्रोटोकॉल क्या है, आई मैप इंटरनेट मैसेज, आई का क्या है इंटरनेट, फिर मैप का क्या है मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल हमें सर्वर से ईमेल एक्सेस करने की क्या है सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है हमें सर्वर से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें हम किसी भी स्थान से किसी भी डिवाइस के द्वारा अपना मेल पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आई मैप है, आई मैप क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आई का इंटरनेट, एम का मैसेज, ए का एक्सेस, पी का प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल हमें सर्वर से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे POP करता है, POP3 जो है क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, वो क्या करता है सर्वर में आए हुए मेल को क्या करता है यूजर के सिस्टम में लाने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, आई मैप क्या करता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये क्या करता है सर्वर से ईमेल एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें हम किसी भी स्थान से, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर के पास नहीं है तो दूसरे स्थान पे हैं, तो वहाँ से भी किसी भी स्थान से किसी भी डिवाइस के द्वारा अपना मेल पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, जो URL में होता था प्रोटोकॉल यूज, ठीक है। तो यही है वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर क्या है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। WWW पर हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTTP जो है क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर कार्य करता है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। क्या, जो वेब सर्वर है, ठीक है। तो वेब सर्वर से क्या है, उपयोगकर्ता जो उपयोगकर्ता है उस तक जो है वेब पेज का हस्तांतरण, जो वेब पेज है उसका जो है ट्रांसफर इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, HTTP के द्वारा, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो HTML है, अब उसको देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यह वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए क्या, वेब पेज तैयार करने के लिए लैंग्वेज है जिसमें हाइपर टेक्स्ट तथा हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP। क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ता मतलब कि जो यूजर है और सर्वर का बीच जो है ना फाइलों के
हस्तांतरण के लिए किया जाता है। मतलब यूज़र जो है कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहा है उसके बीच और जो है नेटवर्क के बीच, मतलब सर्वर के बीच जो है ना, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फाइल के हस्तांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये, ठीक है। तो एफटीपी का उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मतलब एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, मतलब यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह जो है टीसीपी मतलब कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की तरह ही कार्य करता है, पर जो है ना स्मॉल साइज के डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है, जैसे कि करने का कार्य करता है। स्मॉल साइज डाटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है। वहाँ पे हम लोग देखें कि टीसीपी और जो आईपी एड्रेस है वो मिल करके क्या बनाते हैं, वहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बनाते हैं। उसमें टीसीपी जो रहता है वो क्या करता है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको पैकेट पैकेट में बांटता है, और जो आईपी एड्रेस रहता है वो क्या करता है, एड्रेस प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। उसके एम मतलब उसके लक्ष्य तक, गंतव्य तक उसको पहुंचने के लिए रास्ता दिखाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, जो ये क्या है, यूडीपी जो है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, टीसीपी के जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको छोटे छोटे क्या भाग में बांट देता है, हिस्सों में, ठीक है, पैकेट्स में, और उसको जो उससे और छोटा पैकेट बनाता है, ठीक है, टीसीपी से, और उसको जो है ट्रांसमिट करने का कार्य करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है टेलनेट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है, इसे हम टर्मिनल नेटवर्क प्रोटोकॉल, टेल का क्या है, टेल का टर्मिनल, और नेट का क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी कंप्यूटर का रिमोटली एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं, अर्थात हम एक स्थान में बैठे बैठे किसी दूसरे स्थान के कंप्यूटर को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, अब पीपीपी जो है, जो आया था, ठीक है, पीपीपी, उसको क्या, यह जो है फिजिकल लेयर में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। पीपीपी क्या है, फिजिकल लेयर में उपयोग होने वाला, फिजिकल लेयर मतलब पहला लेयर, पहला किसका, ओएसआई मॉडल का पहले लेयर में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है, जो नेटवर्क में किन्हीं दो नोड्स को जोड़ने का कार्य करता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब उसके बाद आता है ईथरनेट प्रोटोकॉल। तो लैन की कनेक्टिविटी में ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो लैन को कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट प्रोटोकॉल को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद आता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है, वेब जो रहता है क्या, WAP, जो क्या होता है, हम लोग इंटरनेट से जो जुड़ते हैं, नेटवर्क से हम लोग किसी मोबाइल को जोड़ते हैं तो किसके थ्रू जोड़ते हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। और एक क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो है, उस पर किसी वेबसाइट या वेब पेज का विशेषीकृत पता जो रहता है, मतलब कोई भी वेबसाइट है या फिर कोई वेब पेज है, उसका एकदम स्पेसिफिक जो एड्रेस रहता है उस वेबसाइट या उस वेब पेज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब आता है क्या, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है। तो मैक का पूरा नाम जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, क्या, फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। MAC जो मैक एड्रेस है वो सिस्टम निर्माता कंपनी के द्वारा प्रत्येक नेटवर्किंग डिवाइस को दिया जाता है, ठीक है। जो मैक एड्रेस है वो सिस्टम निर्माता जो बनाते हैं सिस्टम को, उस कंपनी के द्वारा प्रत्येक नेटवर्किंग डिवाइस को दे दिया जाता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस यूनिक होता है और हर सिस्टम का अपना अलग मैक एड्रेस होता है, ठीक है। जो मैक एड्रेस है वो एक होता है, यूनिक होता है, ठीक है। और हर सिस्टम का अपना अलग अलग मैक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे अपने कंप्यूटर और फ़ोन, इनका मैक एड्रेस यूनिक होता है, ठीक है। और इन्हीं मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है, मतलब जो नेटवर्क है उसमें कौन सा डिवाइस है उसकी पहचान इस मैक एड्रेस के आधार पर ही की जाती है, ठीक है। मैक एड्रेस का उदाहरण क्या है, 00 फिर :1B:44:11: 3A:B7, ठीक है। तो ये उदाहरण है। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें मैक एड्रेस का जो स्पेसिफिकेशन है वो देखते हैं। तो मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है, वो ऊपर से दिख रहा है क्यों, क्योंकि इसमें ABCD आ गया, मतलब ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो इसमें लिखा होता है, जिसमें 0 से 9 और A से F तक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर के 6 सेट होते हैं, प्रत्येक सेट 8 बीट का होता है, ठीक है। 6 सेट होते हैं,
ठीक है, 6 सेट होते हैं, प्रत्येक सेट 8 बीट का, तो 8 6 48, टोटल 48 बीट का ये होता है मैक एड्रेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6 है, यहाँ पे जो सेमी कॉलन मतलब कॉलन जो है यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे 6 जो है ये हिस्से हैं। ठीक है, तो जो मैक एड्रेस हैं वो 2 कैरेक्टर के 6 सेट हैं, तो 6 सेट हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो है प्रत्येक सेट कितना 8 बीट का होता है। ठीक है, तो 6 पार्ट को मिलाने पर जो मैक एड्रेस है वो कितना 48 बीट का होता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस को कॉलन, हाइफन और पीरियड के निशान से अलग करके लिखा जाता है। किससे? कॉलन से भी कर सकते हैं उसको, और डॉट से भी, मतलब पीरियड से भी कर सकते हैं, और हाइफन से भी उसको अलग कर सकते हैं, इन निशान से अलग कर सकते हैं। ठीक है, मैक एड्रेस 2 पार्ट में बटे होते हैं। कितने? 2 पार्ट में। पहला जो 3 भाग है इसमें का, वो क्या रहता है? कुल 24 बीट का होगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो है 48 का है, और शुरू का 3 मतलब उसका आधा। ठीक है, 6 का आधा कितना? 3, और 6 जो है वो 48 है, तो 3 कितना होगा? 24, तो 24 बीट का होता है पहला 3 भाग, कुल 24 बीट का होता है। उसे ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बिट कहते हैं। और अंतिम का जो 3 रहता है, 3 भाग, उसको एनआईसी मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल बिट कहलाता है। ठीक है, शुरू का जो 3 भाग रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बिट कहलाते हैं। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी, जैसे कि क्या है, एक कंपनी है, वो उसका जो है, हर कंपनी का जो यूनिक आइडेंटिफायर बिट होता है, जैसे गूगल, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब गूगल का है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसका जो है यूनिक आइडेंटिफायर बीट होता है। तो वैसे ही क्या है, पहले के जो 3 हैं वो क्या रहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बीट होते हैं, और अंतिम के जो 3 रहते हैं वो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल बीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हर कंपनी का यूनिक आइडेंटिफायर बीट होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बीट होता है। जैसे गूगल का क्या है? OUI, फिर क्या है? हाइफन करके 3C। जो OUI है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, फिर हाइफन मतलब वो है क्या, उसको बता रहा है। OUI उसका जो नंबर है उसको क्या है, वो बता रहा है, वो एड्रेस को। 3C, फिर कॉलन 5A कॉलन B4, ये क्या है? गूगल का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर बीट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? इंटरनेट संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो www है, उसको यहाँ पे बताया गया है। यह इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जहाँ पर सभी जानकारियाँ एकत्रित रहती हैं। ठीक है, इससे इंटरनेट पर संचार तथा सूचना साझा किया जाता है। ये क्या है? इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है, सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर सभी जानकारियाँ एकत्रित, मतलब कि एक जगह पे एकत्रित रहती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इससे इंटरनेट पर संचार मतलब कम्युनिकेशन तथा सूचना को जो है ना, आदान प्रदान, साझा किया जाता है। प्रत्येक वेबसाइट के लिए जो है आईपी एड्रेस तथा यूआरएल होना चाहिए। यूआरएल क्यों? क्योंकि वो उसका पता है। ठीक है, और आईपी एड्रेस उससे पता चलता है कि कौन कहाँ पे कैसा इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस तथा यूआरएल होना चाहिए। ठीक है, अब वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट जो है, वेबसाइट पर उपलब्ध जो सिंगल डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। अब वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या पेजों का संग्रह होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है? वेब पेज वहाँ पे बता दिया ऊपर में। अब वेबसाइट क्या है? तो वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, सारे वेबसाइट वेब सर्वर में उपलब्ध होते हैं। अब उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग करता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र का प्रयोग करता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो है उपयोगकर्ता तथा इंटरनेट के बीच में क्या, इंटरफेस मतलब मध्यस्थता का कार्य करता है। वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जिसे हम होम पेज कहते हैं। वेबसाइट में एक मुख्य पेज होता है जिसको हम लोग होम पेज कहते हैं। होम पेज में अन्य पेज में जाने के लिए लिंक दी होती है, जिसे क्लिक करके उपयोगकर्ता अन्य पेज तक पहुंचता है। ठीक है, होम पेज में अन्य पेज होते हैं छोटे छोटे। अब उसमें लिंक करने से क्या होता है? जो यूज़र है वो अन्य पेज तक पहुंचता है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से वेब पेज को खोला जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे वेब ब्राउज़र क्या, क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। उससे क्या होता है, हम लोग मतलब एक वेब ब्राउज़र है क्रोम, और वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब उसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं? वेब पेज को खोलते हैं। ठीक है, उसी में हम लोग क्या करते हैं? सर्च मारते हैं, तो जो खुलता है वो क्या आता है? वहाँ पे वेब पेज आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? वेब सर्वर। तो वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समूह से मिलकर बना होता है। वेब सर्वर क्या है? ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समूह से मिलकर बना होता है। वो क्या है? वेब सर्वर है। ठीक है,
जो वेब सर्वर है ना, उस पे वेब सर्वर वह लोकेशन होता है जो बहुत से वेबसाइट सूचना और वेब पेज को संग्रहित करके रखता है, ठीक है। तो वेब सर्वर को स्टोरेज क्षमता, वेब सर्वर की जो स्टोरेज क्षमता है वो उच्च होती है। वेब सर्वर क्लाइंट या उपयोगकर्ता के द्वारा चाही गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता को देता है, ठीक है। वेब सर्वर जो है क्लाइंट या फिर उपयोगकर्ता मतलब कि यूजर के द्वारा जो भी चाहा गया वेबसाइट है उसको उपयोगकर्ता को देता है। वेब सर्वर के पास सर्च इंजन भी होता है। वेब सर्वर है उसके पास सर्च इंजन भी होता है, ठीक है। वेब सर्वर के पास सर्च इंजन भी होता है जिसकी सहायता से यूजर द्वारा दी गई सूचना को वो क्या करता है, सर्वर में खोजता है। फिर उसके बाद सर्वर वह लोकेशन होता है जो उपयोगकर्ता से अपनी सूचना और संसाधन का साझा करता है, ठीक है। सर्वर में खोजता है। वेब सर्वर के पास क्या है, सर्च इंजन है जिसकी सहायता से यूजर द्वारा जो भी चाही गई सूचना है उसको सर्वर में खोजा जाता है, ठीक है। तो सर्वर वह लोकेशन है जहां पे जो उपयोगकर्ता मतलब यूजर से अपनी सूचना और संसाधन जो भी उसका रिसोर्स है उसको क्या करता है, वो साझा करता है, ठीक है। तो ये हो गया वेब सर्वर। अब आता है वेब एड्रेस। तो इंटरनेट पर उपलब्ध प्रत्येक वेब पेज एक क्या होता है, एड्रेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेब एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। www.google.com या गूगल से संबंधित वेब पेजों का वेब एड्रेस है, ठीक है। अब उसके बाद आता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम में क्या दिया है, इंटरनेट में प्रत्येक वेबसाइट का एक अंकीय पता होता है, ठीक है। जो भी इंटरनेट में वेबसाइट है उसका एक अंकीय पता होता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। परंतु आईपी एड्रेस याद रख पाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। किसी भी पते को आसानी से याद कर रखने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब क्या है, वेबसाइट है उसका एक अंकीय पता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। लेकिन आईपी एड्रेस को याद कैसे करेंगे, वो बताया ना 000.000 से लेकर के वो 4 बार रहेगा ऐसा सेट उसका, और 255 का 4 सेट रहेगा, वहां तक वो बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो कैसे याद करें उसको, तो कठिन रहता है। इसलिए उसको पते को आसानी से याद रखने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेस को समझने लायक सरल नाम में बदल देता है, ठीक है। आईपी एड्रेस को समझने लायक सरल नाम में बदल देता है। क्या, इसमें आता है डोमेन नेम। अब ठीक है, तो डोमेन नेम कैसे, इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष यूनिक नाम दिया जाता है। जो भी वेबसाइट है उसको एक यूनिक नाम दिया जाता है जिसे डोमेन नेम कहते हैं। जैसे google.com, cgvyapam.gov.in, ठीक है। तो ऊपर दिए उदाहरण जो है google.com, उसमें क्या है, गूगल जो है वो डोमेन नेम है और .com जो है डोमेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। डोमेन नेम इसमें क्या है, google.com में गूगल, ठीक है, और उसका एक्सटेंशन क्या है, .com। इसे जो है ना डॉट मतलब पीरियड के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और डोमेन नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगकर्ता के समूह को दर्शाता है। जो डोमेन है वो नेटवर्क में जो उपलब्ध जो प्रेजेंट जो क्या है यूजर के समूह को क्या करता है, वो दिखाता है, दर्शाता है। डोमेन नेम जो है नंबर और अल्फाबेट का समूह एवं अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। जो डोमेन नेम नंबर और अल्फाबेट का समूह है एवं अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है। जो डोमेन नेम है वो नंबर और अल्फाबेट का क्या रहता है, वो समूह रहता है जो अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है, ठीक है, 64 कैरेक्टर का हो सकता है। डोमेन नेम के अंत में डॉट के ठीक दाईं ओर मतलब कि उसके राइट साइड में डोमेन का एक्सटेंशन लिखा होता है। जैसे कि google.com में डॉट के दाईं ओर क्या है, COM, तो ये उसका क्या है, एक्सटेंशन। तो कुछ टॉप लेवल के जो डोमेन है वो क्या है, एक्सटेंशन के उदाहरण है, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन, जो कुछ टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशन के उदाहरण है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि .info, इसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है ये, ठीक है, सूचना से। और .com मतलब कि वाणिज्यिक संस्था, कॉमर्शियल से संबंधित है। .gov मतलब शासकीय संगठन से संबंधित है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। .edu मतलब शैक्षणिक संगठन से, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्या है संबंधित। .net ये क्या है, नेटवर्क संसाधन मतलब नेटवर्क रिसोर्स से संबंधित है। .org मतलब गैर लाभकारी संगठन, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। .in ये क्या है, भारत का है, इंडिया का, इसलिए .in है। और यूनाइटेड स्टेट मतलब USA का क्या है, .us है। वैसे ही AC जो है वो एकेडमिक से संबंधित रहता है। और .big ये क्या रहता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन संबंधित का BIG है डॉट के बाद, ठीक है। अब .mil ये क्या है, मिलिट्री मतलब सैनिक से संबंधित रहता है ये।
अभी तक हमने क्या देखा, डोमेन देखा, ठीक है। तो डोमेन के अब दो प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है जेनेरिक डोमेन, एक होता है कंट्री डोमेन। तो जेनेरिक डोमेन क्या होता है, किसी विशेष कंपनी या संस्था को प्राप्त डोमेन क्या कहलाता है, जेनेरिक डोमेन कहलाता है। और कंट्री डोमेन किसी विशेष देश से संबंधित जो डोमेन रहता है वो कंट्री डोमेन कहलाता है, ठीक है। जो उसका एक्सटेंशन कैसा रहता है, जो कंट्री डोमेन रहता है उसका .in ये भारत का है, ठीक है। .pk ये पाकिस्तान का है। .us ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है डोमेन का एक्सटेंशन रहेगा, इस टाइप से, ठीक है।